नमस्कार। देश भर से लाखों लोग रोज दिल्ली आते हैं, आंखों में लाखों सपने दबाए हुए कुछ बनने के लिए। पूरे देश में कहा जाता है कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन आज ये कहा जाता है कि दिल्ली सेफ नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं दिल्ली में पुलिस कमिश्नर श्री नीरज कुमार जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अगर शुरुआत इसी से करूं कि क्यों कहा जाता था कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन अब कहा जा रहा है दिल्ली सेफ नहीं है। क्या ऐसा हो गया है सिस्टम में कि ऐसी नौबत आ गई और ये कहना पड़ रहा है? ये बिल्कुल निराधार है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि दिल्ली अनसेफ है। अगर आप आज भी रात में निकलें तो आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में पुरुष और महिलाएं अपने अपने काम पर जाते हैं, काम से वापस आते हैं, रिक्रिएशन के लिए बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं और सुरक्षित घर वापस आते हैं। तो ये एक हाइप है जो मीडिया क्रिएटेड है और एक दो केसेस को लेकर और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके पूरे शहर को ये कहना कि सुरक्षित नहीं है, मैं ये नहीं मानता। आज दिल्ली पुलिस पर इनसेंसिटिविटी का चार्ज लगाया जाता है। अगर खासकर आपने महिलाओं की बात भी की है, जितने अभी हाल फिलहाल में केसेस आए हैं महिलाएं उसमें शामिल रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनसेंसिटिविटी ये शब्द इस्तेमाल आज होता है, क्यों आप मानते हैं सर? देखिए, 12 दिसंबर की घटना के बाद हमने कई कदम उठाए। उसमें एक अहम कदम ये था कि हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया जो राउंड द क्लॉक चलता है। हिदायत ये दी गई अपने अफसरों को कि अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन में आती है तो उसकी शिकायत को बिल्कुल जैसा वो कह रही है बिल्कुल वैसा ही रिकॉर्ड करेंगे, वर्बैटिम, बिना कोई फेरबदल के। और अगर कोई कॉग्निजेबल केस बनता है तो एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर नहीं बनता है तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करके महिला को बता देंगे कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए। जो भी महिला बताती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर महिला नहीं चाहती कि उसका नाम शिकायत में आए, अगर वो मान लीजिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ चल रही है तो, और अगर वो चाहती है कि उन लोगों को ना पता चले कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ उसने शिकायत की है, तो उस नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि रेप की संख्याओं की जो में वृद्धि 158% हुई है। मॉलेस्टेशन ऑफ वुमेन के रजिस्ट्रेशन में 600% का इजाफा हुआ है और ईव टीजिंग 700% इजाफा हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि महिलाएं अब आगे आकर पुलिस को कंप्लेंट लिखा रही है और पुलिस सेंसिटिव है उनके कंप्लेंट्स को सुनने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए। और जहां तक रही बात जेंडर सेंसिटाइजेशन की, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे बेसिक ट्रेनिंग में भी वो शामिल है और साथ साथ हम इन सर्विस ट्रेनिंग भी कराते हैं। और ये कहना कि पूरी दिल्ली पुलिस इनसेंसिटिव है, क्योंकि एक घटना घट गई नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एक एसीपी ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, जो बिल्कुल क्षम्य बात है, जिसको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। तो उससे ये कहना कि पूरी दिल्ली पुलिस इनसेंसिटिव है या उनको महिलाओं के प्रति व्यवहार करना नहीं आता, बिल्कुल गलत है। नीरज जी, जब एक परिवार में कोई एक बच्चा या कोई एक छोटा गलती करता है तो कहा जाता है कि एक बड़े आदमी को बुलाइए, एक हेड ऑफ द फैमिली को बुलाइए, उससे शिकायत की जाएगी ताकि वो उन्हें समझाएं और बुझाएं। पुलिस परिवार में जिस तरह से भी अब तक जो घटनाएं होती आ रही हैं, क्या आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज अ हेड ऑफ द फैमिली? मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और दोनों घटनाओं के बाद मैंने तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स सबको बुलाया, उनसे मैंने डायरेक्टली बात की, उनको बताया कि इन घटनाओं से क्या हमें सीखना है। हमने रिटन इंस्ट्रक्शंस उसके बाद जारी किए
और उसी का नतीजा है कि ये सारे जो चेंजेस मैंने आपको बताया कि वुमेन हेल्प डेस्क है, हमारी हेल्पलाइंस बढ़ गई हैं, पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स बढ़ गए हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ गई है। ये सब उसी का एक हिस्सा है। तो अगर कोई गलती करता है तो हेड ऑफ द फैमिली को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट भी हेड ऑफ द फैमिली को जाता है। तो मैं उससे नहीं कतराता और हमेशा कोशिश करता हूं कि जो हर इंसिडेंट के बाद जो लेसन्स हमको उससे सीखना है, जो सबक सीखनी है, वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि आपने ये काम ठीक नहीं किया। गांधीनगर वाले केस में पुलिस का रिस्पांस उचित नहीं था, तो मैंने उस केस का जिक्र किया और मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आपके घर का बच्चा मिसिंग हो या आपके घर के बच्चे के साथ कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाए, तो और अगर आप थाने में जाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे थाने के इंचार्ज से या उसके रिस्पांस के लिए। और जिस सभा को मैं संबोधित कर रहा था उसमें एक हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर थे, उनका बच्चा वाकई खो गया था। तो उनको मैंने कहा आप खड़े होकर बताइए कि आपको कैसा उस समय लगा और आप क्या उम्मीद करते थे और क्या। तो उन्होंने खड़े होकर बताया कि जो मेरे साथ घटा वो शायद मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वो किसी के साथ नहीं घटे, और किसी के बच्चा खोने से या किसी के बच्चे के साथ कोई अब्यूज होने से परिवार पर जो ट्रॉमा होता है वो उसको मैंने समझाने की कोशिश की। और मैंने ये कहा कि आप अपने को कंप्लेनेंट्स के शूज में डालकर देखिए कि आप अगर जाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे पुलिस स्टेशन से, कि फौरन वो आपको सुने और फौरन उस पर कार्रवाई शुरू करें। इवन जो रिटन काम है, दर्ज करना, ये करना, वो करना, वो साथ साथ चलता रहना चाहिए, लेकिन खोज तलाश ये सब फौरन शुरू होना चाहिए ताकि कंप्लेंट को लगे कि पुलिस भी उतनी ही कंसर्न है जितना कि वो खुद है। दिसंबर 16 की घटना का आपने जिक्र किया है, वो एक छोटी बच्ची के साथ हुई घटना थी। अगर छोटे बच्चे शामिल हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, माँ बाप जाते हैं और माँ बाप को पुलिस धमकाती है, डराती है, या फिर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ये क्यों शुरू? अगर आपका संकेत अभी हाल में गांधीनगर के केस की तरफ है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो बच्ची की महिला पहले विमेन हेल्प डेस्क पर गई, उसकी शिकायत दर्ज की गई। जो इमरजेंसी ऑफिसर थाने में अवेलेबल थे उनके पास उनको भेजा गया, उन्होंने केस दर्ज किया और केस पर कार्रवाई शुरू हुई। तो लेकिन उसको ट्विस्ट कर दिया गया, इन फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दिया गया कि उसको 2000 रुपये हॉस्पिटल में दिए गए और कहा गया कि मामला हशअप कर दिया जाए, लेकिन केस तो ऑलरेडी दर्ज था, 15 तारीख को ही दर्ज हो गया था, 15 की ये बात है। और 17 को बच्ची मिल गई थी, बच्ची अस्पताल में दाखिल थी, पुलिस ही उसे लेकर गई थी, एनजीओ को बता दिया गया था, अखबार के लोग, न्यूज चैनल्स के लोग वहां पहुंचे हुए थे, तो कुछ हशअप करने के लिए बचा नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि बच्चों के पेरेंट्स को भगा दिया जाता है या उनको एंटरटेन नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, मैं कोट करूंगी, पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू टेक टू द स्ट्रीट्स बिकॉज द पुलिस हैव फेल्ड एट डूइंग देयर जॉब्स। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी। सर्वोच्च न्यायालय भी नाखुश। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणियों पर या उनके वक्तव्य पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और हमारा काम है कि जो भी हमारे इख्तियार में है, जो भी करने में हम सक्षम हैं, वो हम करें। अगर इसके बावजूद कोई अगर हमसे नाखुश है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। FIR
आपने कहा कि आपने काफी अरेंजमेंट्स किए हैं इस घटना के बाद। एक बेहद बड़ा आज मुद्दा बन चुका है। अक्सर देखा गया है कि थाने में अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो अक्सर पुलिस वाले आनाकानी करना शुरू करते हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अपने आप मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसको सीरियसली एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। जबकि अगर आप एक एप्लीकेशन पे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसे रफा दफा माना जाता है। कोशिश ये की जाती है कि आप एक सफेद कागज पे अपनी शिकायत लिखकर पुलिस को दे दीजिए, जिसका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो एफआईआर सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए? देखिए, ये हमारे आंकड़े अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मैंने ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का जिक्र किया है, इसके अलावा अन्य केसेस में भी काफ़ी, और ये शिकायत की अब एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये करीब करीब नील हो गई है। ये शिकायत पहले हुआ करती थी, मुझे मालूम है, लेकिन जब से हम लोगों ने ये सख्त कदम उठाए हैं, ये शिकायत आनी बंद हो गई है कि मैं थाने गया, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी और केस दर्ज नहीं किया गया। ये अब बिल्कुल बंद है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जगहें हैं। तमाम प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम मंत्री यहाँ पर रहते हैं। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, और आजकल में भी जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या ऐसा अरेंजमेंट्स दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है कि प्रदर्शन भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, सिक्योरिटी भी रहे और क्राउड को भी कंट्रोल किया जाए? हर साल दिल्ली में 6000 मुजाहरे, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, रैलीज, धरनाज, भूख हड़ताल, ये वो 6000 औसतन होते हैं। और कभी कभार पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप रिसेंट मेमोरी में देखें, रिसेंट हिस्ट्री में देखें, तो जब 16 दिसंबर के रेप की घटना के बाद डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे इंडिया गेट पर, पहले दिन तो रासीना हिल पर हुआ, हम लोगों ने संयम बरता, हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगले दिन भी सारा दिन हमने संयम बरता। कई दफ़ा उनको वाटर कैनन के इस्तेमाल से, टीयर गैसिंग के से, माइल्ड के इंचार्ज से उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। लेकिन जब शाम को अंधेरा होने लगा तो हम लोगों को ये फैसला करना पड़ा कि इस अनलॉफुल असेंबली को हमें डिस्पर्स करना है, क्योंकि वहाँ 144 लगा हुआ था, वहाँ रिपब्लिक डे की तैयारी चल रही थी। अगले दिन रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन वहाँ आने वाले थे, हैदराबाद हाउस, तो हमें उनको डिस्पर्स करना था, तो इसलिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी हाल में जो बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, उसके बाद मुजाहरे हुए, हमने तो किसी के साथ फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और भी अभी देखिए 6 डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कहीं भी कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कल वो विजय चौक पहुंच गए, फिर भी हम लोगों ने उनको समझा बुझा के वहां से हटाया। तो पुलिस यही कोशिश करती है कि बिना फोर्स के लोग शांतिपूर्वक डिमॉन्स्ट्रेट करके चले जाएं। हमें फोर्स यूज करने में कोई आनंद नहीं आता। हमें फोर्स तभी इस्तेमाल करना पड़ता है जबकि स्थिति बिल्कुल काबू के बाहर चली जाती है। और दिल्ली पुलिस का ये इतिहास है कि इतने सारे मुजाहरे, एक से एक डिफिकल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोसेशंस हम लोग शांतिपूर्वक निकाल देते हैं। अगर एक घटना हो जाती जहां लाठीचार्ज हो गया या केन चार्ज हो गया तो उसको काफी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि क्या हालात थे जिसमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। हाल फिलहाल में भी दिल्ली पुलिस की ओर से कई हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। टेक्निकली दिल्ली पुलिस को बहुत साउंड बनाया गया है, फिर चाहे वो सीसीटीवी कैमरास की बात की गई हो, लेकिन खबरें फिर इस तरह से आती हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स अगर फोन करें तो महज घंटी बजती है, फोन उठते नहीं, अगर उठ जाते हैं तो एक सकारात्मक जवाब वहां से आता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो अभी फोन कीजिए आप, और आपको अभी पता चल जाएगा कि इस परसेप्शन में कितनी सच्चाई है और कितना गलत है। महिलाओं के लिए 9818099012 एक स्पेशल कमिश्नर के नीचे ये हेल्पलाइन चलती है।
आप उसको ट्राई करके देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कारगर है। अगर बाकी चीज़ों की बात करें, टेक्निकली दिल्ली पुलिस को किस तरह से बनाया गया, क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? सीसीटीवी कैमरास वो बहुत जगह काम नहीं करते जिस तरह से खबरें आती हैं। सीसीटीवी कैमरास अभी लगे हुए हैं, लेकिन उनको बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। वो कम संख्या में लगे हुए हैं। अभी करीब 1,500 के करीब लगे हुए हैं। हमें 5,000 की सैंक्शन है और उसे ECIL लगा रहा है और उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में वो सब लग जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें भी सीसीटीवी और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, वो भी उसमें भी कैमरों का प्रावधान है। तो शहर में आने वाले समय में काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा होंगे। और जैसा लंदन के बारे में कहा जाता है कि अगर आप घर से निकलिए तो आधे घंटे के अंदर कम से कम आपको 3 दफा कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा आपको, हाँ, वैसा ही मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली शहर में भी वैसा ही इंतजाम होगा। पेट्रोलिंग की बात करें, PCR वैन्स की बात करें, चाहे फिर बाइक पेट्रोलिंग की बात करें, इसको किस तरह से दुरुस्त किया गया है? देखिए, ये हम लोग कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं। ये डिपेंड करता है क्या क्राइम पैटर्न्स है, क्योंकि क्राइम पैटर्न्स बदलते रहते हैं, मौसम के हिसाब से बदलते हैं। ये स्नैचिंग्स है, वो गर्मियों के दिन में शाम को ज़्यादा होती हैं क्योंकि महिलाएं बाहर निकलती हैं गर्मी की वजह से खुले में, तो स्नैचिंग बढ़ती है। तो हम लोग उसके हिसाब से पेट्रोलिंग, पिकेटिंग बदलते रहते हैं। आपने कहा कि आप निरंतर अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देना चाहते हो। थोड़ा पीछे जाएं, धौला कुआं जिस तरह से घटना हुई थी, तब ये कहा गया था कि जिस लड़की के साथ वो घटना हुई उसकी सहेली ने पुलिस वाले को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, भाषा की समस्या कभी भी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था जो मैंने कोट किया। हाँ, ये तो अंग्रेजी भाषा अगर समझने में उसको दिक्कत हुई तो मेरा ख्याल है बड़ी हैरानी की बात है। मैं उस समय यहाँ नहीं था, दिल्ली पुलिस में मैं नहीं था लेकिन चूंकि कैपिटल है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंच या अरबिक बोलने वाले या और भाषा बोलने वाले लोग, जापानीज लोग नहीं बता पाते हैं, तो हम लोग इंटरप्रेटर्स बुलाते हैं और इंटरप्रेटर्स के माध्यम से की मदद से उनसे बात करते हैं, उनकी शिकायत दर्ज करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। जी, एक कार्यक्रम मैंने दिल्ली पुलिस पे बहुत पहले किया था जिसमें बहुत सारी जो ट्रेनिंग आपके इंस्टीट्यूट से, मैं वहां भी गई थी जहां पे ट्रेनिंग्स दी जा रही थी, और खास तौर पर अंग्रेजी भाषा को लेकर, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है, आप मैं भी अगर 10 मिनट बात करेंगे तो उसमें शायद 8 मिनट हम अंग्रेजी में बात करेंगे, 2 मिनट हिंदी में बात करेंगे। लेकिन आम लोगों की अगर बात करें, किस तरह से क्या ये ट्रेनिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी? ये ट्रेनिंग्स कब कब की जाती हैं? कितने अंतराल में आप इसको अपडेशन इसमें करते रहते हैं? ये हमारे बेसिक ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, इंग्लिश स्पीकिंग, और उसकी इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है। ये खासकर उन लोगों के लिए होती है जो पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये खासकर ड्यूटी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाती है जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, कि अगर कोई आके अंग्रेजी में कुछ बताए तो वो समझ सके। अगर उसको समझने में कोई दिक्कत होगी तो किसी न किसी और अफसर को वो बुला लेगा और उससे उनकी बात करा देगा। अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई घटना हो जाती है या फिर कुछ VIP एरियाज होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां सिक्योरिटी दुरुस्त होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जिनको कैजुअली ले लिया जाता है, हालांकि वो बहुत ही रश वाली जगह होती है। अब आने वाले समय में इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए किस तरह से काम होगा? देखिए, VIP सिक्योरिटी के लिए हमारे पास अलग से फोर्स है, तो हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए अलग से हमारे पास मैन पावर है।
और बाकी से चीज़ों के लिए अलग से मैन पावर है, वायरलेस के लिए अलग से मैन पावर, ट्रैफिक के लिए अलग से है, आर्म्ड पुलिस अलग से है। तो जो हमारे पास मैन पावर है उसको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि शहर को प्रॉपर कवरेज, पुलिस कवरेज हम दे सकें। आपने शुरुआत में कहा कि इन सब केसेस में एक दो घटना को लेकर पुलिस को इनसेंसिटिव नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ मीडिया हाइप है। लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं कि मीडिया के जागरूक होने से ही इस तरह की जो चीजें वो सामने ज्यादा आ रही हैं? बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में शायद पता ही नहीं होता, लेकिन मीडिया क्योंकि जागरूक है तो ये चीजें सामने आती हैं और आप लोगों को भी उससे मदद मिलती है। आप इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। मीडिया स्क्रूटनी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग हमेशा चौकस रहते हैं। हमें मालूम है कि हमारी हर हरकत पर नज़र है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको ऑब्जेक्टिवली प्रोजेक्ट किया जाए और हमारी जो बात है वो भी साथ में प्रोजेक्ट किया जाए, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। 2-3 साल पहले एक नारा दिल्ली पुलिस ने चलाया था आम सोसाइटी से, आम समाज से, कि आप दिल्ली पुलिस के कान, आंख और नाक बनिए। आप क्या कहना चाहेंगे समाज को? बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिना समाज के, बिना नागरिकों के विश्वास और उनके सहयोग के हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें उसको, उस विश्वास को और उनके सहयोग को जीतना होगा और हम हर भरसक प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, हमने एक नया अभियान चलाया है, जनसंपर्क। उसमें बकायदा अखबार में इश्तहार छपते हैं, बताया जाता है कि इस अमुक रैंक का अफसर फला जगह जाएगा और वो आपकी शिकायतों को सुनेगा। तो लोग शिकायत अपनी लेके जाते हैं और उनको सुना जाता है। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि नागरिकों के साथ हमारा संपर्क रहे, हम उनसे बातचीत करते रहे। थाना लेवल कमिटीज हैं, स्लम पंचायत है, तो कई ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम लोगों से संपर्क कायम रखते हैं। तो क्या खाकी वर्दी से डरना नहीं चाहिए? खाकी वर्दी के दोस्त बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, डरने की क्या बात है जी। अब आप विश्वास दिलाते कि अगर मैं रात को 12 बजे भी निकलती हूँ या 11 बजे भी अपने काम से वापस जाती हूँ तो मैं दिल्ली में सुरक्षित हूँ, या मेरे जैसी वो तमाम महिलाएं, तमाम औरतें जो काम से? आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आपको बिल्कुल भी ये खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सावधानियां बरतनी चाहिए और सावधानी बरते, और ये सावधानियां ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में बरतने की जरूरत है, विश्व के किसी भी शहर में कहीं भी आप जाएं तो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, मर्द को भी और औरतों को भी, औरतों को ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन से बातचीत की और हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली पुलिस निरंतर हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन शायद हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आंख, नाक और कान खुले रखें, क्योंकि अगर प्रदर्शन करने के लिए हमारे में आंधी है तो हमारे में गांधी भी है।